मैं प्रकाश अगासे यात्रा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का जूम और फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रोग्राम है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्लानिंग फॉर न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को आज हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता हूं। उनका नाम है सुधीर गिजरे सर। वो भी आज यहाँ पर अवेलेबल है। गिजरे सर, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? या मेरा नाम सुधीर गिजरे है। बेसिकली आई एम अ बैंकर और मैं दे आसरा फाउंडेशन के साथ पिछले 7 बरस से काम कर रहा हूँ, मेनली इन क्रेडिट लिंकेज एरियाज एज सच। धन्यवाद। यस, सो थैंक यू गिजरे सर। तो जैसे सर ने कहा है कि सर पिछले कुछ सालों से क्रेडिट लिंकेजेस में देआसरा के साथ काम कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रोग्राम्स में सर ने एक्सपर्ट गाइडेंस दिया हुआ है और वन ऑन वन भी सर की तरफ से गाइडेंस दिया जाता है। तो आज हम हमारे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज का जो प्रोग्राम है तो उसका मैं पीपीटी जस्ट शेयर करता हूँ। क्या मेरा स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है? यस प्लीज। सर यस यस। यस, ओके। तो ये जो बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम है तो इसका एजेंडा क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम क्या देखेंगे, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सो ये आज का जो प्रोग्राम है इसका एजेंडा एजेंडा ऐसा है कि बिजनेस प्लान क्या होता है, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, हाउ टू प्लान अ बिजनेस, टूल्स एंड टेम्पलेट्स फॉर अ प्लानिंग अ बिजनेस, बेसिक कंप्लायंसेस, सोर्सेस ऑफ फंड। तो अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जैसे कि न्यू स्टार्ट अगर किसी को बिजनेस करना है उनके लिए भी है, और साथ साथ में किसी को अगर ग्रो करना है बिजनेस, उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आगे उन्हें उसे या तो कुछ न्यू ब्रांच वगैरह एस्टेब्लिश करनी है या खुद का बिजनेस एक्सपांड करना है, ऐसा है, तो उन दोनों के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आज हमने रखा हुआ है। सो ये जो यहाँ पर एक पिक्चर आप सभी को दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर टू स्टार्ट। अब ये क्या है एग्जैक्टली आप अगर ये पिक्चर देखते हो तो अगर आप देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, न्यू अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो उसके मन में काफी सारे आइडियाज होते हैं या काफी सारी चीजें होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें। सेम थिंग, यही सेम पोजीशन एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर की भी होती है। सी, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर जो होता है तो उसे भी इसी तरह से कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है तो न्यू अगर मुझे स्टार्ट करना है तो जो बिजनेस है उसे एक्चुअली मैं एक्सपांड करूँ, मेरा और एक ब्रांच बनाऊं, या फिर मैं कोई डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप वैसे कुछ अरेंजमेंट करूं, या फिर मैं सिर्फ जो भी अपना पर्टिकुलर प्रोडक्शन है या जो भी सर्विसेज है वो किसी फ्रेंचाइजी की तरफ से प्रोवाइड करूं, या खुद ही सारे ब्रांचेस फिर से ओपन करूं। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर जो होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर उनको भी अगर न्यू स्टार्ट करना है तो अगेन काफी सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि जैसे कि अगर एग्जिस्टिंग मैन पावर होती है लेकिन उसके साथ एडिशनल मैन पावर चाहिए, एडिशनल लेबर चाहिए, एडिशनल मशीनरीज वगैरह अगर आपको भी बिजनेस में प्रोसेसेस में चाहिए तो फिर उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप कोई ब्रांच ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जगह फिर से ढूंढना पड़ता है। उसकी सारी स्ट्रेटजीज आपको
एक बार फिर से दोहरानी पड़ती है। जैसे न्यू बिजनेस होता है तो न्यू बिजनेस को तो ये करना ही पड़ता है कि जैसे उनको जगह ढूंढनी है, जगह अगर देखना है तो वहां पर जो हम चाहते हैं आगे हमारे कस्टमर्स होंगे तो वो वहां पर वॉक इन होते हैं या नहीं, वहां पर आने जाने के लिए व्यवस्था क्या है, अगर हम प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल वहां तक इजी तरीके से आ सकता है या नहीं, ये सब चीजें हमें वहां देखना पड़ता है। तो इस तरह से होता है। न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कंफ्यूजन जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें जरूर होता है कि कहाँ से शुरुआत करें, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग। सब लोगों को पता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको पता होता है यार ठीक है आज मेरा बिजनेस है, मेरे पास आज एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो उसे मुझे बढ़ाना है, एक्स प्लस करना है, तो वो कैसे करूं। ये जो चीज होती है ये कंफ्यूजन स्टेज सबके लिए होता है। तब इसके लिए करना क्या चाहिए, मतलब एंटरप्रेन्योर जो भी है उन्होंने कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर कंफ्यूजन का माइंडसेट है इसे कैसे हमें क्रॉस करना है और आगे हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है या उसे ग्रो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस तरह से हमारा कंफ्यूज कैसे करें, ये कंफ्यूजन दूर कैसे करें, तो इसके लिए हम बिजनेस प्लान कर सकते हैं। अब ये बिजनेस प्लान होता क्या है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो मैं पढ़ता हूँ आप सब लोगों के लिए। A business plan is a written document that describes in detail how a business defines its objectives and how it is to go about achieving its goal. A business plan lays out the firm from मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल। ये जो मैंने पढ़ा उसमें जो लिखा हुआ है उसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं फिर से एक बार। अ बिजनेस प्लान इज रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पहली जो यहाँ पर जो बिजनेस प्लान की डेफिनेशन दी है तो इसमें सबसे पहला चीज क्या कहा है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हम आजकल देखते हैं हम डिजिटल दुनिया में हैं, तो डिजिटल डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप पेन पेपर लो और उस पर ही लिखो। आप आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक्सेल वर्ड फाइल्स में भी इस तरह से रिटर्न डॉक्यूमेंट आपका बना सकते हो। अब इसमें क्या होना चाहिए, अब देखिए वो जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे उसमें इन डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें लिखने हैं, how business defines its objective and how it is to go about achieving its goal। मतलब हमारे बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए अगर किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सोचता होगा कि मुझे एक पर्टिकुलर शॉप स्टार्ट करना है या मेरी एक कंपनी स्टार्ट करनी है या पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है। तो उस तरह से वो ऑब्जेक्टिव या उसका जो भी गोल है वो डिफाइन करना जरूरी है। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है तो वो चाहेंगे कि मुझे एक न्यू ब्रांड स्टार्ट करनी है, मुझे एक फ्रेंचाइजी देनी है। तो इस तरह से आपको वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव जो भी है वो लिखना बहुत जरूरी है। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट जो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है और आप जो भी गोल्स रख रहे हो उसे कैसे अचीव करने वाले हो। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा हुआ है बिजनेस प्लान लेज आउट अ रिटर्न रोड मैप। देखिए ये वर्ड काफी वी कैन से जो भी यूज किए गए हैं यहाँ पर उसे काफी इंपॉर्टेंस है। रोड मैप, रिटर्न रोड मैप, जैसे कि रिटर्न रोड मैप। अब ये आप वर्ड देखोगे रिटर्न रोड मैप तो इसमें क्या है कि एक्चुअली आप कहीं से कहीं, अभी हम सब लोग यहाँ टैक्सी या टूर टूर पे वगैरह जाते हैं तो हम लोग कई बार मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अगर रोड की जानकारी नहीं है तो रोड मैप हमें बताता है। तो इसी तरह से हमें अगर बिजनेस में हमारे गोल्स अचीव करने हैं तो उसका रिटर्न रोड मैप हमारे पास होना जरूरी है। अब ये कौन से एंगल्स पे होना चाहिए, उसके पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट इज मार्केटिंग, सेकेंड फाइनेंशियल और थर्ड ऑपरेशन।
ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स पे ये रोड मैप होना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि ये जो बिजनेस प्लान है इसका पर्पस क्या है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से वही पिछली स्लाइड के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज है, तो वो कंफ्यूजन दूर करना है तो उसके लिए बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो हमने देखा कि बिजनेस प्लान क्या होता है, अब वो क्यों बनाते हैं वो भी देखेंगे। इट हेल्प टू रन योर बिजनेस विथ मोर कोहेसिव विजन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपकी जो विजन है, आपकी जो सोच है, तो इसी के साथ आपका बिजनेस साइमल्टेनियसली चलते रहे पैरेलली। हम जैसे कहते हैं कि अगर मैं जो सोच के बिजनेस करने जा रहा हूँ या मैं जो सोच के मेरा बिजनेस ग्रो करने जा रहा हूँ, तो वो आगे उसी तरह से चलना चाहिए। सो इसमें बिजनेस प्लान हमारी हेल्प करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बहुत जरूरी वर्ड है, फाइनेंशियल वायबिलिटी। फाइनेंशियल वायबिलिटी इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रहे हो और ये प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आज मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो कल 200 होगा, नहीं। अगर मुझे एक क्वार्टर में, एक 6 मंथ्स में या एक पर्टिकुलर ईयर का अगर हम बात करेंगे, तो इसमें मुझे अगर प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल उसमें थोड़ा सा भी ग्रोथ होना चाहिए। मतलब अगर इस साल मुझे 100 रुपीज प्रॉफिट है तो अगले साल एटलीस्ट 110 120 रुपीज मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हमारा बिजनेस, अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है उसमें, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस फाइनेंशियली वायबल है। मेक श्योर इट शुड बी प्रॉफिटेबल, तो ही वो वायबिलिटी होगी। लेकिन अगर इस साल आपका प्रॉफिट हुआ है, अगले साल आपका लॉस हो गया, मतलब आप एक ब्रांच अगर आप अभी चला रहे हो, एक पर्टिकुलर यूनिट चला रहे हो और आपने सेकेंड यूनिट कहीं और स्टार्ट किया और वहां पर अगर लॉसेस हुआ और दोनों को मिला के देखा जाए तो लॉस हो गया, तो डेफिनेटली हमारा एग्जिस्टिंग जो भी बिजनेस था उसमें भी आपको लॉसेस इनकर करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली आपका प्रॉफिट अगर होता है तो उसे ग्रो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाई शुड यू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। अब ये बिजनेस प्लान क्यों बनाना चाहिए? अ बिजनेस प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योर। इट हेल्प्स देम टू अचीव बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। टूल, जैसे कि टूल अगर आप कोई भी यूटिलाइज करते हो, आजकल हम देखते हैं कि कहीं आपको घर में वगैरह कोई छोटी सी चीज होती है, कहीं स्क्रू लगाना होता है या कोई भी चीज होती है, तो उससे अगर हमें हाथ से करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं, लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा मशीन या कोई टूल भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर जैसा, तो हम तुरंत उसे कर पाते हैं। एक साधारण सा एक इफ यू सी कि अगर आप पर्टिकुलरली टेलर हो, जैसे कि टेलर के बिजनेस में आपने देखा होगा, अगर उसको पर्टिकुलर कोई कपड़ा वगैरह उसे कट करना है, आप उसे अगर सीजर्स का इस्तेमाल करके कट करते हो तो इजीली होता है। तो जो टूल वहां पर काम करता है, एक क्वालिटेटिव हमें आउटपुट देता है, वैसे ही बिजनेस प्लान हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टूल होता है, जिसे अगर हम यूज करेंगे हमारे बिजनेस में तो डेफिनेटली आपको इसका आउटपुट अच्छा ही मिलने वाला है। तो आउटपुट मतलब क्या? जो भी हमने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे बिजनेस में सेट किए हैं वो हम उसे अचीव कर सकते हैं। अब ये स्लाइड के बीच में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आप कहीं लिख के रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स लेने वाले हैं, उस वक्त आप इसे पूछ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। व्हाट डज अ बिजनेस प्लान लुक लाइक? अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाई देगा, उसमें क्या क्या होना बहुत जरूरी है, कहाँ से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिशन। सेकेंड, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस अगर आप देखोगे तो इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो सारी चीजें इसमें आना बहुत जरूरी है। देन टाइमलाइन, ये बहुत नेसेसरी है कि आप टाइमलाइन जो दी गई है उसे
फॉलो करें। आपको टाइमलाइन खुद सेट करनी होगी जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो। देन स्ट्रैटेजी, आपकी टीम, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, फाइनेंस कितना लगने वाला है, ये सारी चीजें आपको बिजनेस प्लान में लिखना बहुत जरूरी है। एंड देन बिजनेस प्लान में मार्केटिंग प्लान, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपका बिजनेस के लिए जो भी कस्टमर्स है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे और आपको जो भी गोल्स अचीव करने हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आपके बिजनेस प्लान में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स है बिजनेस प्लान बनाने के लिए, तो वो हम देखेंगे क्या क्या होता है। डिस्क्राइब द बिजनेस एक्टिविटी, ये एक स्टेप फर्स्ट है। तो इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विस टू बी ऑफर्ड। अब ये जो चीज है ये फर्स्ट मैं न्यू बिजनेस के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई आपके अंदर कोई पर्टिकुलर आपने मतलब कुछ आर्ट है या आपने कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ है और आप बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हो या आपके कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर आपको बिजनेस एक्टिविटी फाइनलाइज करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको स्टार्ट करना है एक रेडीमेड कपड़ों का आपको दुकान स्टार्ट करना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर हम रेडीमेड कपड़े जैसे कहते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट इज मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर, ये सारी कैटेगरीज इसमें आती है। उसमें भी आप कैटेगराइज करके आपके जो भी प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिजनेस एक्टिविटी जो है वो डिफाइन करनी है। अब सेकेंड थिंग, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मेरा ऑलरेडी शॉप है, तो उसमें जो भी आप एडिशन करने वाले हो या उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड या न्यू आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें कुछ एडिशन करने वाले हो, तो वो एडिशन आपको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपका ऑलरेडी जेंट्स गारमेंट्स का अगर शॉप ऑलरेडी है, रेडीमेड गारमेंट का शॉप, तो इसे आप बढ़ाकर उसमें लेडीज जो है उनके लिए आप गारमेंट्स का शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, या आप चिल्ड्रन वेयर शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, या सेम आप ऐसा ही एक शॉप कहीं और दूसरी जगह पर आपकी एक ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस तरह से आपको आपकी बिजनेस एक्टिविटी वहां पर लिखना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है फॉर न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। अब शॉप के अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि चलो भाई कोई तो भी है जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसमें आप कुछ एडिशनल फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाले हो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसे आपको लिखना बहुत जरूरी है। मतलब अगर ऐसा है कि अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, फरसान या ऐसी चीजें जो खाने के लिए बनती है, तो इसके साथ आप जैसे कुछ सीजनल वगैरह ऐसे कुछ आप चीजें बनाना चाहते हो, तो उसे आपको बिजनेस प्लान के अंदर लिखना बहुत जरूरी है कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस ये है, उसके साथ साथ मैं न्यू बिजनेस न्यू कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐड करना चाहता हूँ, या मैं न्यू शॉप मेरा जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगेन, सुटेबल नेम फॉर योर बिजनेस, तो आपका जो बिजनेस है उसके लिए एक सुटेबल नेम आपको रखना बहुत जरूरी है। आपने कई दफा देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, साथ साथ में लोकल इसमें भी आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी दुकानें होती है जिनका सिर्फ नाम पे ही पता चल जाता है कि बाबा ये खाने पीने की दुकान है, या इनके पास रेडीमेड फूड वगैरह अवेलेबल होता है, या कोई होता है कि फैशन में अच्छा सा नाम होता है। इस तरह से आपको भी आपका एक सुटेबल नाम रखना बहुत जरूरी है। लिस्टिंग डाउन नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ की टीम मेंबर, तो ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप अगर सोल प्रोप्राइटर हो, आप अकेले ही आपके बिजनेस में शुरुआत कर रहे हो, तो भी आपका नाम, आपके बारे में क्या आपको एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन क्या है, आपने जॉब क्या क्या की है, या आपको पास किस प्रकार का ट्रेनिंग बिजनेस एक्टिविटी के बारे में है, ये लिख के रखिए। ये क्यों लिखना है, ताकि अगर अगर मतलब ये बिजनेस जैसे आप करना चाहते हो तो इसमें कुछ अगर सर्विसेज वगैरह है, तो उसमें
एक बात हमेशा होनी चाहिए कि हमारे पास जो लेबर या हमारे पास हम जो काम करने वाले हैं, इनकी क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या-क्या क्वालिटीज़ है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम खुद अच्छे सेल्समैन हैं या आप खुद एक सेल्समैन हो जो रेडीमेड गारमेंट्स के इसमें वगैरह आपने शोरूम्स में काम किया है या आपको कुछ एक्सपीरियंस है उसके बारे में और आप शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है या आपको पर्टिकुलर शॉप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपको खुद को या तो किसी और पर्सन को हायर करना पड़ेगा या आपको खुद को कहीं जाकर फिर से ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ये क्लियर कट होना चाहिए कि हमारे पास क्या-क्या अवेलेबल है। तो इसलिए हमारे जो भी हमारे एम्प्लॉइज है या हमारे लेबर्स है, उनका नाम और उनकी मतलब कि उनके जो भी डिटेल्स है, क्वालिटीज है, वो लिखना बहुत जरूरी है बिजनेस प्लान में। नेक्स्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन। ये काफी जरूरी चीज है। मैं आपको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर का इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं, जो भी रॉ मटेरियल आता था उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेस करते थे और वो प्रोसेस करके उसे असेंबल करके फिर से कंपनी को भेज देते थे। लेकिन जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी आती थी वो एक बड़े से टेम्पो ट्रक जो होता है बड़ा सा, तो उसमें आती थी। और इनका जो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो इसकी लोकेशन ऐसी जगह पर थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा टेम्पो जो तीन तीन पहिया टेम्पो वगैरह होता है ना, तो वही टेम्पो वहां तक जा सकता था। और ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस उनको वहां तक लेके जाना पड़ता था, फिर वो सब मटेरियल निकालना पड़ता था। तो इसमें उन्हें इतनी दिक्कत होती थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि उनको वो रॉ मटेरियल पूरा डाउनलोड निकालने के लिए और उसको फिर से गोडाउन में रखने के लिए 3-3 4-4 घंटे तक उनकी ये पूरी एक्सरसाइज चलती थी। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है सारी चीजों के बारे में कि लोकेशन बहुत जरूरी है। कस्टमर, अगर आपके वॉक इन कस्टमर है, आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करने वाले हो और आपके कस्टमर्स आपके शॉप तक आने वाले हैं, तो वहां तक आने के लिए उनको जगह अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आप अगर आजू बाजू में जो मार्केट प्लेस है वो अगर ऐसा है कि सिर्फ जैसे कि अगर कपड़ों की दुकानें हैं, काफी सारी कपड़ों की दुकानें हैं, आप भी वहां पर एक कपड़ों की दुकान लगाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर स्टडी करके डेफिनेटली जो पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड है या वहां पर जो कस्टमर को चाहिए, तो उस तरह से आपको वो बिजनेस सॉरी वो प्रोडक्ट अवेलेबल करने हैं। तो उसके लिए आपको लोकेशन भी फ्रंट लोकेशन वगैरह चूज करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करनी है। देखिए, बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करते वक्त बाकी कुछ चीजें छोटी छोटी होती है, जैसे कि आपके लेबर वगैरह है, तो उनके लिए पानी वगैरह की चीजों बहुत होना जरूरी है। अगर आप फूड वगैरह के बिजनेस करते हो तो आजू बाजू की जगह जो है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, ना कि वहां पे कुछ मतलब ऑन रोड कुछ कूड़ादान है या कुछ ऐसे वेस्टेज वगैरह के कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करते हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वहां तक जो भी मतलब आपके कस्टमर्स होंगे या आपके पास कुछ सप्लायर्स वगैरह आते हैं, तो उनको आने जाने के लिए रोड होना बहुत जरूरी है। एक्सेस टू योर शॉप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप भी अगर कहीं शॉपिंग करने के जाते हो तो पसंद करते हो कि जो शॉप में एक्सेस हो, इजीली हम जा सके, इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन ये बहुत जरूरी है। अब एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अब जैसे कि हम बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करते हैं, तो हमारी शॉप आती है, हमें वहां पर कुछ फर्नीचर करना है या कुछ हमें वहां पर मशीनरी खरीदनी है, तो ये सब चीजें जो हमें करनी है, तो इसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की भी एनालिसिस करना जरूरी है। तो अब ये एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उनको तो थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि अभी जो चल रहा है आपका बिजनेस, जो डे टू डे आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने किया हुआ है, डे टू डे आपका एक्टिविटी चल रहा है, उसके साथ ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो ये भी हमें उसमें ध्यान रखना है। स्टेप्स 2 इसमें होता है स्टडी द कंपटीशन एंड मार्केट। अब न्यू बिजनेसेस के लिए तो कंपटीशन और मार्केट फिर से देखना
बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या देखना होता है कि जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, जहां पर आप आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वहां पर आपका कॉम्पिटिटर कौन है। आप कॉम्पिटिटर कैसे होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फूड रिलेटेड बिजनेसेस में। देखिए, अगर आप एक छोटा सा स्नैक सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो और आपके जहां आपने लोकेशन फाइनलाइज की है वहां पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, हाँ, छोटा सा रेस्टोरेंट है, और साथ में कुछ चाइनीज के प्रोडक्ट का कुछ वीकेंड से ठेला है या छोटा सा सेंटर भी अवेलेबल है। तो इस सब चीजों में ये दोनों आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। आप स्नैक्स जो भी बनाने वाले हो, अगर आप उसमें साउथ इंडियन कुछ फूड रखते हो या कोई भी फूड रखते हैं, तो इट डिपेंड्स कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है। अगर कस्टमर कहता है नहीं मुझे आज यार कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट में जाके साउथ इंडियन थाली खानी, तो वो वहां पर खाएगा, वो आपका कस्टमर नहीं। लेकिन अगर कस्टमर को कुछ स्नैक्स में खाना है तो वो रेस्टोरेंट और आप दोनों में चूज कर सकता है। तो इस तरह से आपका कॉम्पिटिटर दोनों वहां पर होने वाला है। तो इस तरह से आपको कॉम्पिटिटर ढूंढने पड़ेंगे, पहले आपके एरिया में कौन कौन है। सेकेंड, वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, आपके बिजनेस से कितना डिस्टेंस में उनका लोकेशन है। नेक्स्ट, कितने सालों से वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट आर देयर टाइप के कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएटर। तो ये क्या है उसमें कि उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्यों वो क्या चीजें वो बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। एंड व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि ये जो टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी हमारे तरफ से बिजनेस प्लानिंग की सर्विस जब लेते हैं तो उनको ये टेम्पलेट हम देते हैं। तो ये जो टेम्पलेट में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ उसका एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी तरह से हमारे पास कंपटीशन एनालिसिस के लिए, टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए, और आपके जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा, तो उसका भी टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको आपके कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करना जरूरी है। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो अगर वो अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो उनको फिर से कंपटीशन स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि एक्चुअल मार्केट में वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर वो न्यू ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ न्यू एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उनके यहाँ पर पोटेंशियल अभी अवेलेबल है या नहीं, वो एक बार चेक करके लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर मशीनरी या आप कुछ एक्सप्राइस में खर्चा कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास उतना कस्टमर होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, डिफाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये काफी जरूरी है कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल है। क्या क्या लिखना है उसमें। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, सीरियल नंबर जो होता है, सर्विस, प्राइसिंग एंड ऑफर। तो सर्विस की जगह पर हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट है वो भी वहां पर क्या अवेलेबल है वो लिखना बहुत जरूरी है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम देख सके कि कौन से सर्विसेज और प्रोडक्ट हमारे ज्यादा बिक रहे हैं या ज्यादा उसे पब्लिक ले रहा है, और बाकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं हम मार्केट में चल रहे हैं तो वो क्यों नहीं चल रहे हैं, और उसकी अगर डिमांड ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ क्वार्टर के बाद या कुछ हाफ मतलब 6 मंथ के बाद सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिस्ट ऑफ सर्विसेज और ऑफरिंग्स रेडी करना बहुत जरूरी है। आप आप आपके बिजनेस के सेल्स एस्टिमेट करना भी जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपका न्यू बिजनेस है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप रेडीमेड गारमेंट का शॉप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसमें आपने अगर कंपटीशन स्टडी कर लिया है, आपने बिजनेस आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग कर लिया है, मार्केट देख लिया है, आपकी बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज है, आपको पता है वहां पर कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन कस्टमर्स आ रहे हैं, आपका टीजी फाइनलाइज है, तो ये सब अगर चीजें हैं तो आप आपका सेल एस्टिमेट कर सकते हो। ये तो न्यू बिजनेसेस के लिए। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए जो एडिशन होने वाला है, आपके मशीनरी हो या आपकी न्यू शॉप है, तो उसके लिए भी आपको इस तरह से सेल्स एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि 3 महीनों का एटलीस्ट आपको सेल्स एस्टिमेट करना जरूरी है, जनवरी, फरवरी और मार्च।
ताकि आपके पास का जो भी रॉ मटेरियल का स्टॉक है या आप कुछ जैसे कि ड्रेस मटेरियल वगैरह अगर हम देखेंगे तो ये जो मटेरियल है ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका स्टॉक वगैरह मेंटेन करना है तो हम उसे उसे एक्चुअली मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे भी डिमांड ज्यादा रहेगी, जिस महीने में डिमांड ज्यादा रहेगी, उस वक्त हम उसे थोड़ा सा ज्यादा परचेज करके हमारे पास उसे स्टॉक में अवेलेबल कर सकते हैं। अभी मतलब ये जो पर्टिकुलर अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो पर्टिकुलर अगर आप महीने देखेंगे तो इसमें रेडीमेड गारमेंट्स हो या फूड प्रोडक्ट्स हो या कुछ डिजाइनर प्रोडक्ट्स हो, इसकी काफी डिमांड होती है मार्केट में, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। तो इसमें हमें देखना है कि हमें स्टॉक आगे करके मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर 3 महीनों के लिए ऐसा नहीं हो कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है या वैरायटी नहीं है, तो इस तरह से हमें एस्टिमेशन करना जरूरी है। अब जैसे हम सेल्स एस्टिमेट करते हैं कि मेरा सेल्स कितना हो सकता है, उसी तरह से हमें दूसरी बाजू जो है वो हमारी कॉस्ट, उसे भी एस्टिमेट करना है। जैसे कि स्टार्टअप कॉस्ट, अब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसमें एंटिटी इनकॉर्पोरेशन मतलब हमें शॉप एक्ट लेना होता है, हमें कोई कंपनी फॉर्म करनी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म बनानी होती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या कॉस्ट हो सकती है वो देखना जरूरी है। जैसे कि अब मान के चलिए कि मेरा सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, मेरा एक फ्रेंड है जो सेम बिजनेस करना चाहता है या उसका ऑलरेडी कहीं एग्जिस्टिंग बिजनेस है और हम दोनों मिलकर पार्टनर बनना चाहते हैं, मैं मेरा बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूँ उसके साथ, तो उस वक्त मुझे पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या अगर मुझे कंपनी फॉर्म करनी है तो उसका क्या एस्टिमेशन होगा वो वहां पर लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अब जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी आपका बिजनेस और न्यू आपका शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस वक्त आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम कुछ इवेंट्स करते हैं या आप उसमें कुछ ब्रोशर्स वगैरह करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो। ये जो प्रमोशनल एक्सपेंस जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं, तो उसे लिखना बहुत जरूरी है, इसका एक एस्टिमेशन रखना बहुत जरूरी है। देन ऑफ कोर्स आपको आगे चल के इनकम टैक्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या अदर कुछ मैंडेटरी लाइसेंसेस होती है, तो उसका जो भी कॉस्ट होगा वो इसमें लिखना जरूरी है। ये स्लाइड को हम यहाँ पर रुक के थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हमने कुछ बेसिक कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई किए हैं। न्यू अगर आपको कोई आउटलेट स्टार्ट करना है या न्यू बिजनेस आपको स्टार्ट करना है उसके लिए देखिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। अगर फुल प्रोप्राइटर है तो आप ही का पैन कार्ड, आगे एलएलपी कंपनी है तो आपको अलग से पैन कार्ड निकालना बहुत जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट और सेल डीड ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, जगह जो है वो आपकी है, रेंटेड है, तो आप लाइसेंसेस, लोन या कोई बैंकिंग फैसिलिटी लेना चाहते हो तो वो आप नहीं ले पाओगे, तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट रखना बहुत जरूरी है। या अगर आप परचेज कर रहे हो तो सेल डीड होना बहुत जरूरी है। करंट अकाउंट विद बैंक, ऑफ कोर्स आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना जरूरी है। देखिए आपका बैंक में सेविंग अकाउंट हो सकता है, लेकिन अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें से ही ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि आपके बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। कंप्लायंसेस में अगर आप देखोगे तो शॉप एक्ट, एनओसी फॉर्म, ग्राम पंचायत, कंपनी फॉर्मेशन या एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, ओपीसी, ये सारे कंप्लायंसेस जो होते हैं ये बेसिक इसमें आता है ताकि आपको इसे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करना बहुत जरूरी होता है। अब वापिस हम पिछले स्लाइड में जाते हैं। तो स्टार्टअप कॉस्ट हमने एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी। अब आपके बिजनेस के लिए जो भी मशीनरी जरूरी है उसका हमने, अगर आपने पहले ही लिस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत जरूरी है, इसमें आपको मशीनरी कहाँ से आने वाला है, आने के लिए उसको
ट्रांसपोर्टेशन है या इंश्योरेंस है, इस तरह के चार्जेस के बारे में भी सोचना जरूरी है और उसे वहां पर लिखना जरूरी है। ठीक है, आप अगर सोचते होंगे कि आपके बिजनेस के लिए व्हीकल की अगर जरूरत है, जैसे कि टेम्पो है या तो वो तो आपका चाहिए, लेकिन जो बिजनेसेस पर्टिकुलरली व्हीकल पर डिपेंडेंट है, मतलब कोई ट्रांसपोर्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में टैक्सी, टूर टैक्सी चलाते हैं या टूरिज्म का बिजनेस है और टूर ऑपरेटर है, उनके पास बसेस है या छोटे बसेस है, पिकनिक के लिए उनके पास व्हीकल्स है, तो वो यहाँ को लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फर्निचर कॉस्ट, आपके ऑफिस में या आपके लोकेशन जो भी आपका पर्टिकुलर फैक्ट्री आउटलेट है या आपका दुकान है, तो उसके अंदर जो भी फर्नीचर है तो उसका कॉस्ट लिखना बहुत जरूरी है। करेंसी है वो भी हमें लिखना है। इफ द बिजनेस प्लेस इज रेंट, इसके अलावा भी अगर कोई डिपॉजिट होता है, मतलब बिजनेस प्रीमाइसेस रेंट पे लेने के अलावा भी अगर आपके कोई डिपॉजिट है कि इलेक्ट्रिसिटी का है, वाटर के लिए अगर आपको कुछ डिपॉजिट वगैरह देना है, तो वो डिपॉजिट आपको लिखना जरूरी है। देन वर्किंग कैपिटल, अब ये वर्किंग कैपिटल में क्या क्या होता है वो हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। ये स्लाइड हमने देख ली थी, एस्टिमेट कैश नीड्स। सो जैसे हमने कुछ एक्सपेंसेस देखे, मशीनरी, फर्नीचर का देख लिया या हमने स्टार्टअप कॉस्ट वगैरह देख लिया, तो वो पर्टिकुलर देखे थे हमने एक्सपेंसेस, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो वन टाइम के होने वाले हैं, लेकिन कैश नीड जो है वो आपको हर महीने के लिए यहाँ पर पैसे चाहिए। तो अब ये पैसे कौन से ये अमाउंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आप ऑफिस, दुकान या आपकी फैक्ट्री स्टार्ट रखो या उसे डोर को लॉक रखो, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम अगर आप बंद ही करके रखते हो तो कुछ ना कुछ बिल तो आपको पे करना जरूरी है। परचेस ऑफ मटेरियल, आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल लेना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे कुछ लोगों का यूनिट ऐसे हो सकता है कि उनको बस 10-15 दिन का रॉ मटेरियल और काम चल जाएगा। एक लोगों का ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल बहुत दूर का है, पर्टिकुलर सीजन में, तो उनको स्टॉक करना जरूरी है, तो परचेस रॉ मटेरियल ये भी हमें कैश नीड्स में रखना है। नेक्स्ट, सैलरी एंड वेज, लेबर या आप एम्प्लॉयज है उनको सैलरी आपको हर मंथ देना है, वेजेस अगर होती है तो वो वीकली बेसिस पे होती है या फोर्टनाइटली होती है या आप मंथली बेसिस पे, तो वो भी आपको सेपरेटली उसमें मेंशन करना जरूरी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्टिंग आपको लिखना है, जैसे आपका फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल सबका रिपेयर एस्टिमेट और मेंटेनेंस, उसका कॉस्ट आपको लिखना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये क्या है, तो इसमें देखिए कि आपको रेंट पे करना पड़ता है, टेलीफोन के चार्जेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है या कुछ इंश्योरेंस वगैरह की चीजें है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें लिखना जरूरी है। सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इस हेड के अंदर आते हैं सारे सेलिंग के रिलेटेड, मतलब क्या कि जैसे आपने मार्केटिंग करो, जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई, मार्केटिंग के लिए आपने कुछ प्रिंटिंग वगैरह करवाया और उसमें ब्रोशर्स, एडवर्टाइजमेंट, डिजाइन वगैरह करवाया है, तो वो सब चीजें आपको सेलिंग के अंदर लिखना जरूरी है। साथ साथ में पैकेजिंग वगैरह ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी आप सोच सकते हो यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका गुड्स का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, या तो रॉ मटेरियल आपके शॉप तक आ रहा है, फैक्ट्री तक आ रहा है, आप उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके भेज रहे हो, तो ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका लिखना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड सीसी, सीसी मतलब कैश क्रेडिट। तो अब टर्म लोन जो होता है, जैसे कि अगर हम कोई मशीनरी, फर्नीचर या कोई भी असेट परचेज करते हैं, तो उसके लिए एक टर्म दी जाती है, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, तो वो 3 साल में हमें रिपे करना है, 5 साल में रिपे करना है, तो ये टर्म लोन होता है। तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, हर महीने का ईएमआई होता है, उसमें सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट जाता है, तो वो इंटरेस्ट आपको हर महीने पे करना पड़ता है।
कैश क्रेडिट जो होता है वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है। देखिए जैसे कि आप आपके बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेस करते हो, तो आपको जो भी रॉ मटेरियल परचेस करते हो वहां पर आपको देने पड़ता है, या तो फिर कुछ दिनों का क्रेडिट भी मिल सकता है, एक 6 दिन 7 दिन ऐसा अगर आपको क्रेडिट मिलता है। लेकिन सामने वाला कस्टमर जो आप जिन्हें वो पूरा रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करोगे, और सामने जो कस्टमर है आपका, उसे आप जाकर वो पूरा का पूरा मटेरियल फिनिश गुड्स बेचोगे। तो अब जैसे उनको बेचते हो तो वो तुरंत आपको पैसे तो नहीं देने वाले, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि वो अभी तो हमारे पास नहीं, हम आपको 30 दिन में देंगे या हम 4 दिन में देंगे। आप उसे एग्री करते हो, ठीक है बाबा अच्छा सा रेट मिल रहा है आपको, इसलिए आप उसे एग्री करते हो। लेकिन रॉ मटेरियल परचेस करने में और जो भी आपके ये 30 दिन है, इसमें तो आपके एक्सपेंसेस चलना जरूर। इस तरह से जो भी डेटर्स होते हैं या जो भी आप होता है, तो उस जो पैसे हमारे होता है, उसके वजह से हमारे एक्सपेंस नहीं कैपिटल, और उसके लिए बैंक में कैश क्रेडिट दिया जाता है वो आपको फिल करने के लिए। तो बैंक जब आपको पैसे दे तो वो देखिए कैश क्रेडिट में कि आप आपके एक्सपेंसेस तो चलते रहते, मतलब रॉ मटेरियल ठीक है आपने परचेस किया और सामने ही दिन में पैसे आने वाले हैं, तो जैसे आप 30 दिन में पैसे आएंगे तो पिछला जो रॉ मटेरियल आपने परचेस किया था मांगोगे तो आपको वो बताएं, वो पूछेंगे कि आपको पैसे क्यों चाहिए। आपको चाहिए तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप अगर किसी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड होगा, उसमें कोटेशन आपके लिए जो भी इसको मैं बता देता हूँ, www.deasra.in फ्री रिसोर्सेज, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो बिजनेस प्लानिंग है जो मैंने आपको यहाँ तक बताया हुआ है, ये अगर आपको सर्विस जो है, ये सर्विस अगर आपको लेनी है, हम देयसरा की तरफ से ये सर्विस देते हैं, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स एज वेल एज न्यू बिजनेस ओनर्स ये दोनों ही इसे ले सकते हैं। लेकिन उसके सिर्फ छोटी सी एलिजिबिलिटी होती है। कैसे क्या, तो आपका बिजनेस आइडिया फाइनलाइज होना चाहिए। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर है तो आपको एक्सपेंशन क्या करना है वो फाइनलाइज रखना जरूरी है। Next, do you have adequate knowledge and experience in the proposed line of activity? तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपके पास उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, हैव यू अंडरगॉन एनी ट्रेनिंग फॉर द सेम? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो वो भी आप वहां पर बता पाओ। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि अगर आपने बिजनेस प्लान अच्छी तरीके से बनाया है, अच्छा बिजनेस प्लान आपने बनाया है, गुड बिजनेस प्लान, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, हेल्प इन
स्ट्रीमलाइनिंग योर, मतलब आपकी जो क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो तो उसको अगर शॉप स्टार्ट करनी है, ये अगर आइडिया है तो एग्जैक्टली कहाँ पर शॉप स्टार्ट करनी है, कितना उसमें खर्चा होने वाला है, क्या उसमें प्रोडक्ट आप रखने वाले हो, किस कस्टमर के लिए आप वो पर्टिकुलर शॉप स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें वहां स्ट्रीमलाइन होगी और वो स्टेप बाय स्टेप होगी, ना कि उसमें सिर्फ हम कैसे रखेंगे उसे 1 2 3 ऑर्डर में हम बिजनेस प्लान को लिखना जरूरी होता है। तो अगर आपका बिजनेस है तो ये आपके सेकंड, प्रोवाइड डायरेक्शन, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करने हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसे रोड मैप की तरह इस्तेमाल करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। अप्रोच जो होगा वो सिस्टमैटिक होगा। इन प्रोक्योरिंग लोन, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस प्लान हेल्प करता है आपको ये डिफाइन करने के लिए कि आपका बिजनेस क्या होगा, वो कैसे वायबल होगा और कैसे आप आपके गोल्स या जो भी उसमें से आप प्रॉफिट वगैरह कमाने वाले हो वो कैसे कमाने वाले हैं। तो इससे आप कॉन्फिडेंटली आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाओगे और आगे चल के उससे बैंक करवा सकते हो। अब ये जो पूरी सर्विस है न्यू बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है और वायबिलिटी असेसमेंट उस प्रोजेक्ट के ऊपर वहां पर आपको वायबिलिटी रिपोर्ट देते हैं। इस तरह से 2 रिपोर्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको हमें कांटेक्ट करना है बिजनेस प्लानिंग के रिलेटेड, कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहला फोन नंबर है 9373035540, इससे आप मंडे से लेकर मंडे मॉर्निंग से 10 AM से लेकर 6 PM तक, मतलब मंडे टू फ्राइडे आप इससे कॉल कर सकते हो। अदर डे पे आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, हमारा ईमेल करके आप ये असिस्टेंस ले सकते। ईमेल वगैरह है सो अब ये जो है यहाँ के लिए अगर तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। हाँ, मैं अपनी चॉइस को डिफाइन कर पाऊँ। Thank you. मैं अपनी Basic चॉइस को डिफाइन कर other opinion. Is you necessary period decide first what is the product,
whether it is a service or it is a product and service, combination of both. Because when we prepare a business plan, at that time, unless and until your business idea is fixed, you have decided to start the business at, say, in Goregaon or Dahisar area. Say, for example, idea, you may not able to proceed and go as per roadmap and prepare a detailed document. You are well versed. So over a period, you may try with few ideas, but unless and until you firm up your idea, we may not able to help further. Such. Because what are your liking? Do a SWOT analysis. SWOT means strengths, weaknesses, traits, and opportunities. Based on that, we guide you in your business plan. But unless and until your product is firm or service is decided, then and then only we will able to, because there can be n number of things as such. Even a transport also is a very basic, essential, and very rather challenging service as such. And one can very well earn a lot as such. Or even a tourist taxi. In number of ideas are there. What are your likings? What is your passion? Over a period, how you have decided to go for particular type of a job. I agree. Now you don't want to do job. You want to be a master of your own. Then unless and until you decide that, we may not able to proceed further. And then what is your experience? As Prakash ji said, what is your experience? What is your team? What is your rather business location? You may start business even from your home initially, no problem. Modest beginning is the must for the newcomer research. So you decide that, then we. Sure, sure, sure. I have prepared one of the business model few years back before the lockdown in 2019 into healthcare IoT. But somehow I just lost it due to things were not working out. Maybe I was occupied with few other things as well during that time. So I think your words are definitely making me to think from that perspective. I can, because healthcare और IoT एक ऐसा मेरा ड्रीम था कि मैं इसमें कुछ करूं, और दिन से मैं सोच भी रहा हूं. I think me out. Please, Thanks, sir. Thank you so much. Please, then you please do approaches. We will definitely help you. Sure, sir. Sure. Thanks, Lord. Thank you. अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पर सकते हो. अगर आपको इस पर्टिकुलर फोरम में नहीं पूछना है, आप चाहते हो कि बाद में आपको पूछना है, तो मैंने पहले ही आपको हमारे सारे कनेक्ट हमें देख है, वो फेसबुक के वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं. साथ में ही आप हमारे फेसबुक पेज पर अगर लाइक करते हो और वहां पर भी कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपके जो भी क्वेरीज होंगी वो एड्रेस हो जाएगी. आप ईमेल के थ्रू या जैसे मैंने कनेक्ट दिए हुए हैं, वो सारे जरिए से आप देआसरा तक पहुंचकर आपके क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आप सब लोगों को, अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो ये प्रोग्राम जो है तो अब हम एंड तक आ चुके हैं. तो इसमें मैं आप सब लोगों ने जो भी इसमें पार्टिसिपेशन किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. साथ साथ में जो हमारे एक्सपर्ट है और आपको अगर उनसे भी एडवाइस वगैरह लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो. और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, अपना वर्क किया है. तो थैंक यू. और ये मीटिंग मैं यहाँ पर अभी एंड कर रहा हूँ. Thank you. Thank you all. All the best. Nice to talk to you. Good day.